अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। सी हमने केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, इट्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी आर्हेनियस की। जो सेकंड थ्योरी है वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, दो साइंटिस्ट थे, उनके बारे में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, और बेटा वो ये है कि वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ प्रोटॉन। हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? सो सी दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को देखो तो एटम में दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस और एक साइड में जो शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से क्लास? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो साइड्स में शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। उन सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली। सो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व करते हैं अराउंड द शेल, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। A hydrogen atom normally has one proton and one electron, zero neutron। यानी कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अब अगर उस हाइड्रोजन में से आप एक इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दो तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस रह गया। ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको भी आपने निकाल दिया। और इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अब अभी अभी उंजला ने जिसे बताया, शामिर ने जिसे बताया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया और कुछ नहीं है। इन शॉर्ट, हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ प्रोटॉन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस कंसिस्ट ओनली वन प्रोटॉन एंड नथिंग एल्स। क्या आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? नील को समझ आ गया? ओके, एनीवन यहाँ पे कोई क्वेश्चन? आई होप सो कि इजी था, क्लियर हो गया होगा, राइट? अब चलते हैं हम थ्योरी पर। अब हम इसको समझने के बाद इजीली समझ सकते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, बेटा एसिड वो है जो किसी भी सब्सटेंस को, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे। और जब भी मैं प्रोटॉन का वर्ड बोलूंगी आपने समझ जाना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन आइन। तो एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आइन को डोनेट करे, और बेस एक ऐसे सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आइन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। क्लियर? Yes, Neil, always hydrogen ion. We'll talk about this in this theory. We'll always talk about proton, क्योंकि उन्होंने इसी के एक कंसेप्ट के ऊपर समझाया था। हम बताएंगे आगे कि इसमें क्या मिस्टेक्स थी, फिलहाल इसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड क्या है जो किसको डोनेट करे? हाइड्रोजन एंड नो, वी कांट से हाइड्रोजन आइन, क्या बोलेंगे हम? प्रोटॉन। प्रोटॉन। एग्जैक्टली। और बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। एग्जैक्टली क्रम। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हमारे पास पहली एग्जांपल है जिसमें हमारे पास HCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और बदले में हाइड्रोनियम आइन और क्लोरीन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो, इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है और क्लियरली दिखाया है। HCl पहला कंपाउंड है एंड दिस इज वाटर। जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से HCl का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, HCl में से जो हाइड्रोजन है वो डोनेट होता है। ठीक है, और वाटर जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, क्योंकि HCl प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, दैट इज वाई इट इज एन एसिड। और क्योंकि वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज वाई इट इज अ बेस। आई गेस यहाँ तक तो आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब एक चीज को और ऐड करते हैं।
ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के मुताबिक जो सब्सटेंस मतलब प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड है, तो यहाँ पर HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया, हाइड्रोजन आयन को डोनेट किया, सो वील से HCl इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। और क्योंकि वाटर ने उसे एक्सेप्ट किया, सो वाटर इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। लेकिन एडिशनल बात यह है कि ये थ्योरी कहती है कि जिसने जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, यानी कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है, प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद जो बचेगा वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया, विच वॉज ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद उसका जो पार्ट बचेगा, जैसे HCl में से H को डोनेट करने के बाद क्लोरीन बचा था, सो क्लोरीन विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। एज कंप्लीशन ऑफ शेल्स के हिसाब से बताएं। अच्छा, वैसे भी बता देते हैं। सी, हमारे पास क्लोरीन जो है वो बिलोंग करता है 7 ग्रुप से, ठीक है। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ी ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो, बिकॉज हमें पता है कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन्होंने जब आपस में बॉन्डिंग की, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्टेट पूरा हो गया था। वाटर के पास अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप, दैट इज इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो ऑलरेडी दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है जो बहुत अंडर सम कंडीशंस टेम्परेचर के होता है, जिसमें ये रिएक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अलग होता है और वाटर के साथ कंबाइन होता है और ये हाइड्रोनियम आयन वगैरह बनता है। अब जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये है कि जब ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो जो उसका बकाया पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस जो कि उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाली बात मैं आपको आपको आगे क्लियरली समझाती हूँ। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? यस बेटा, कुछ पूछना है यहां तक? बोले। नील, सेकंड एग्जांपल बताती हूँ, मे बी आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। सी, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। हमारे पास अमोनिया रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, बदले में अमोनियम आयन NOH बन रहा है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में जो अमोनिया है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, सॉरी, वाटर डोनेट कर रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर प्रोटॉन को डोनेट करेगा, सो वाटर विल बी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। और अमोनिया क्योंकि इसे एक्सेप्ट करेगा, सो दैट इज इट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि क्योंकि वाटर ने प्रोटॉन को डोनेट किया, इट्स एसिड, अमोनिया ने एक्सेप्ट किया, सो इट इज बेस। और मैंने आपसे कहा था कि एक्सेप्ट करने के बाद जो पार्ट बचेगा, ठीक है, वो हमारे पास कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। और जो बेस थी हमारे पास, अगेन जो बेस थी हमारे पास, जिसने एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्ट करने के बाद कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। और जो एसिड था जिसने डोनेट किया है, वो डोनेट करने के बाद कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, जो अभी भी हमने ऊपर बात की। नाउ लेट्स टॉक ब्रीफली कि ये सब कुछ है क्या। इन 1923 एक डैनिश केमिस्ट थे जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड, और एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम था लॉरी। उन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपने अपनी थ्योरी एसिड्स और बेसिस के बारे में प्रूव की थी, ठीक है। और वो किस बुनियाद पर थी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो भी हाइड्रोजन आयन को, यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है, वो हमारे पास एसिड है, और जो इसे एक्सेप्ट करता है वो बेस है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। A base is a substance that can accept a proton, hydrogen ion from another substance, जो हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया। अब ये दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी जिसमें जो HCl था और अमोनिया था आपस में रिएक्ट कर रहे थे। ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम एवरीवन, लेट्स सी कौन पहले आंसर करता है। मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो NH4 है, ये एसिड है या बेस है? यहां से बता दो, इन दोनों में से एसिड कौन है, HCl या अमोनिया? नील कह रहे हैं HCl। शामिर, ये बताना है कि एसिड कौन है, जल्दी जल्दी बताएं। उंजिला, शामिर। उंजिला कह रही है HCl, सानिया भी कह रही है HCl। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो HCl। बेटा रीजन क्या है? क्योंकि HCl प्रोटॉन को डोनेट करेगा,
और आपको पता है कि एक्सेप्ट अमोनिया करेगी, सो दैट इज व्हाट इज बेस। अब थोड़ा मुश्किल सवाल, मुझे बताओ इन दोनों में से, अमोनियम आयन में से और क्लोरीन में से, कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है? डिफिकल्ट वन। नील कह रहे हैं NH4, ठीक है। शामिर भी कह रहे हैं NH4, ओके। उंजिला, सानिया? सानिया कह रही है NH4। तो बेटा बात ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। जिसने मतलब जो एसिड है उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, और जो बेस है उसका रिमेनिंग पार्ट यानी कि एक्सेप्ट करने के बाद, रिएक्शन के बाद, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। यही सेम एग्जांपल हमने यहाँ पर ऊपर भी डिस्कस किए। अब मैं आपको बता दूं ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। So it is a reversible reaction. In the forward reaction, HCl is an acid because it donates a proton. जब forward reaction हो रहा था तो HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया था, इसीलिए वो एसिड था। एंड वाटर इज अ बेस क्योंकि उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अगर हम इसी का रिवर्स रिएक्शन करें तो जो क्लोरीन है वो अगेन वाटर से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकती है। मीन्स के इन द रिवर्स रिएक्शन क्लोरीन बेस की तरह एक्ट कर सकता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और जबकि जो हमारे पास एसिड था, ठीक है, एसिड ऑफ HCl एंड द हाइड्रोजनियम आयन जो कि पहले बेस था, वो HCl को H डोनेट कर सकता है, दैट इज वाई हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो एसिड और बेस थे वो रिवर्स रिएक्शन में बेस और एसिड हो सकते हैं, इसीलिए हम कॉन्जुगेट का वर्ड यूज करते हैं। इट मीन्स कि एवरी एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेटेड एसिड। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्जुगेट एसिड वो है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बने बेस से, और कॉन्जुगेट बेस वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद बने एक एसिड से। अब मुझे बताओ कि आपको कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट समझ में आया? शामिर को आ गया, ओके। बाकी लाइक एसिड बेस एज रिएक्टेंट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बेस एसिड एज प्रोडक्ट, एग्जैक्टली नील। एक दफा इसको मैं ना एक और भी एग्जांपल देती हूँ इजी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। सी, अगर हम देखें इस वाले एग्जांपल को, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड है विच इज CH3COOH, और वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। अब ये CH3COOH डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को, मींस प्रोटॉन को, इसीलिए हमने कहा कि ये एसिड है। और ये जो वाटर है ये उसको एक्सेप्ट करेगा, दैट इज हम कहते हैं कि ये बेस है। लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि दोबारा से ये वाटर हाइड्रोजन आयन इसको डोनेट करता है और ये इसको एक्सेप्ट करता है, तो अब ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन में जो एसिड और बेस थे उनके साथ फिर हम कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड एसिड का कंसेप्ट समझते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिडिक एसिड एसिड था क्योंकि वो डोनेट कर रहा था, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में वो बेस बन गया क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह से वाटर पहले बेस था लेकिन रिवर्स रिएक्शन में वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी डोनेट कर रहा है, इसीलिए फिर वो एसिड हो गया। So this is the concept of conjugated acid and conjugated base. So according to Bronsted-Lowry concept, an acid is an acid and a base always work together to transfer a proton. That means कि एक जो सब्सटेंस है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है जबकि वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, मींस प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो सकता है और प्रोटॉन डोनर भी हो सकता है। क्लियर है? इजी। अनम्यूट योर माइक्स प्लीज। मीन्स इजी तो नहीं कह सकते हैं, बट अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स मतलब थोड़ी और एग्जांपल्स देता हूँ शायद क्लियर हो जाए। थोड़ी और एग्जांपल दे देते। सी, 3 एग्जांपल्स थी जिनको अभी हमने डिस्कस किया है। अब लेट मी आस्क फ्रॉम यू ऑल, ठीक है, लेट्स ब्रिंग दिस इक्वेशन ओवर हियर, 1 सेकंड।
ओके, अगर हम इस पिक्चर के बराबर में देखें यहाँ पर, तो वी हैव एन इक्वेशन. ओके, लेट्स clearly see into this example. Let me use another color. ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और ये हमारे पास वाटर था. जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो मुझे बताओ HCl डोनेट करता है या वाटर डोनेट करता है प्रोटॉन को? जल्दी जल्दी बताना सो दैट वी कैन कंप्लीट अदर एग्जांपल्स एज वेल. मिस H2 HCl डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को, ठीक है. अब क्योंकि HCl डोनेट करता है इट मीन्स कि अभी के लिए ये एसिड है, और क्योंकि वाटर उसे एक्सेप्ट करता है तो अभी के लिए ये बेस है. ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, और बदले में मैं बस बना हाइड्रोनियम आइन, क्योंकि वाटर ने एक और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो वो H3O हो गया, और क्लोरीन से हाइड्रोजन चला गया तो इट्स जस्ट क्लोरीन नाउ. अब हम करते हैं इसका रिवर्स रिएक्शन. जब रिवर्स रिएक्शन होगा मींस जब, अब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन को भी देख लेते हैं. रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास होगा H3O प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव. अब ये हो गया हमारे पास रिवर्स रिएक्शन. अब इस रिवर्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि H3O था ना हमारे पास, ये एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है क्लोरीन को, और रिवर्स में बदले में वापस से यही वाली चीज बन जाती है हमारे पास, मींस HCl प्लस वाटर H2O. हेंस प्रूफ कि पहले जो एसिड था और बेस था वो रिवर्स रिएक्शन में अपोजिट एक्ट करते हैं. पहले एसिड जो HCl है वो एसिड था, लेकिन यहाँ पर जो उसका Cl जो उसका रिमेनिंग पार्ट था वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस. और पहले वाटर बेस था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो डोनेट कर रहा है तो वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड. इट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो उनके प्रोडक्ट बचे थे उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड. यहाँ पर इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड, और क्लोरीन को बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस. मुझे बताएं समझ में आया कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस वाला? नील, यहाँ पे बॉन्डिंग का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट है कि वो डोनेट कौन कर रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ताकि हमें एसिड और बेस वाला पता चले. हाँ, अगर हम इसकी डिटेल में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन उसका भी फायदा नहीं है. अगर हम वैलेंसी को देखें तो पता चलेगा भाई ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है. समझना ये है कि पहले कौन डोनेट कर रहा है, बाद में कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों हम इसे कॉन्जुगेटेड एसिड और क्यों कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं. इसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको. अब इतना समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. आई होप कि इसको देखकर आपको और क्लियर हो जाएगा. लास्ट में आ जाए ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. आ गए? So, before this theory, acids and bases were explained by Arrhenius theory. इस थ्योरी के पहले एसिड्स और बेसिस को जो समझाया था वो आर्हेनियस ने समझाया था, जिसके मुताबिक एसिड वो था जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे, और बेस वो था जो वाटर के अंदर OH आयन को प्रोड्यूस करे. लेकिन इसकी लिमिटेशंस, जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में काम नहीं करते थे. जैसे कि अमोनिया हमारे पास था, वो एक बेस है लेकिन उसके पास OH नहीं है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी. अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन्स ब्रॉन्स्टेड डेनमार्क, ठीक है, और एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था थॉमस लॉरी, विच वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, एक इंग्लिश केमिस्ट थे. इन दोनों ने इन 1923 इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था एक न्यू डेफिनेशन. इनके मुताबिक एसिड वो था जो कि डोनेट करे प्रोटॉन को, और बेस वो था जो कि एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को. और प्रोटॉन कौन है हम इसको पढ़ चुके हैं. सो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. अब एग्जांपल में हमने HCl को डिस्कस किया था कि HCl क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो एसिड है, और वाटर क्योंकि इसको एक्सेप्ट करता है तो वो बेस है. लेकिन जब हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखते हैं तो जो क्लोरीन है फिर वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, मींस फिर वो बन जाता है हमारे पास बेस, और जो हाइड्रोनियम आयन है वो फिर डोनेट करता है तो फिर वो बन जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल थी अमोनिया वाली. पहले अमोनिया बेस था क्योंकि वो वाटर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा था, और वाटर जो है हमारे पास वो एसिड था क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को यानी कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था. लेकिन जैसे ही हम रिवर्स रिएक्शन देखते हैं तो ये जो अमोनियम आयन है ये अपना एक हाइड्रोजन देता है वाटर को. अब क्योंकि वो डोनेट कर रहा है अगेन तो वो बन गया एसिड, और क्योंकि जो OH है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बन गया बेस. इसीलिए हम उसे कॉन्जुगेटेड एसिड और उसे कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं, कि ऐसी चीजें जो रिवर्स रिएक्शन में
अपने पहले वाली डेफिनेशन से चेंज हो जाए। एक और एग्जांपल हमारे पास न्यू एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अमोनिया, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारे पास अमोनिया है। सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया को अपना एक हाइड्रोजन डोनेट करता है, एक प्रोटॉन डोनेट करता है, तो आपको पता है कि वो एसिड कहलाएगा। और ये जो अमोनिया है वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज वाई ये बेस कहलाएगा। इसका रिवर्स रिएक्शन मुझे आप लोग बताएंगे। मैं आप लोग के लिए लिख देती हूँ NH, एक सेकेंड इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके क्लास, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है और अमोनिया है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे। इसने अपना एक हाइड्रोजन इसे डोनेट किया, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहलाया? एसिड। और अमोनिया ने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो कहलाया बेस। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है? NH4 और HSO4 में से कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है, मतलब जो रिवर्स रिएक्शन में एज एसिड बिहेव करेगा? शामिर के NH4। ठीक है शामिर, एंड वेल डन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको पता है कि रिवर्स रिएक्शन में ये हमारे पास एक हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, इट मींस कि ये कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, और जो HCO4 है वो उसे एक्सेप्ट करेगा HSO4, तो इसलिए ये कॉन्जुगेटेड बेस है। अब मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा थोड़ा ये और समझ में आ गया हो। एक और एग्जाम्पल भी है, उसे भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का मतलब क्या है? सिर्फ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के मुताबिक हर एसिड और बेस के रिएक्शन में दो कॉन्जुगेटेड पेयर्स होते हैं। जो एसिड होता है उससे मिलता है कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने के बाद, और जो बेस है उससे मिलता है कॉन्जुगेटेड एसिड हाइड्रोजन आयन को गेन करने के बाद, जैसे कि हमने अभी देखा। एक और एग्जांपल हमारे पास HCl और वाटर की है, इसको भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी गो, हियर इज द नेक्स्ट इक्वेशन। इसका भी मुझे जरा से बताएं। HCl और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, उंजिला आप मुझे बताओ HCl और वाटर इन दोनों में से कौन डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयन को? HCl। HCl करेगा, तो पहले ये हमारे पास है एसिड, और वाटर क्या करेगा नील? एक्सेप्ट तो इसे क्या कहेंगे हम? बेस। बेस। अब बदले में हमारे पास दो चीजें बची हैं। शामिर H3O को क्या बोलते हैं, मैंने इसका क्या नाम बताया? व्हाट्स द नेम ऑफ H3O, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, शाबाश। नाउ सी, मैंने आपसे कहा कि हर एसिड और बेस के पास कॉन्जुगेट पेयर होता है। मुझे बताओ एसिड हमेशा हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद जो उसका बकाया पार्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस? एसिड का पेयर क्या कहलाता है? बेस। कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस का पेयर था उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। इसका रीजन है, जब रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो H3O बचा है ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। और ये जो क्लोरीन है वो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके दोबारा से HCl बन जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। आई होप इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद अब आपको क्लियर हो गया हो कि एसिड बेस, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या है। समझ में आया? यस नील? यस मिस। मिस आपने जो एग्जांपल्स दी थी, ये इस पे आ जाए एग्जांपल्स पे आप। इसमें आपने पहले लिखा है कि वाटर डोनेट करता है, नहीं एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। एक उसके बाद सेकेंड, आपने सेकंड एग्जांपल NH3 वाले। हाँ मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, वो आगे मैंने पॉइंट लिखा है, लेकिन पहले आप दोबारा से क्वेश्चन करो। तो मैं सामने बोला था कि आपने ये जो पहली एग्जांपल दी है ना, इसमें आपने बोला कि वाटर एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। सही। और ये सेकंड वाली एग्जांपल इसमें बोला आप, इसमें आपने बोला कि वाटर डोनेट कर रहा है। सही। तो वाटर बेसिकली कर। चलो मैं बताती हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। अब जरा आप लोग आ जाएं इन बुक के पेजेस पर, और बिल्कुल लास्ट में यहां पर आ जाएं, लास्ट पैराग्राफ पे आ गए? यस। अब यहाँ पर लिखा है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एज अ एसिड भी बिहेव करते हैं और एज अ बेस भी बिहेव करते हैं। मतलब कुछ रिएक्शंस में वो हाइड्रोजन आयन को यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं,
और कुछ रिएक्शंस में वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, तो उनके लिए एक स्पेशल सी टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं और स्पेशली वाटर, जो कुछ केसेस में, कुछ इक्वेशंस में, कुछ रिएक्शंस में प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसो को, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स या एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। लास्टली हम आ जाते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक, मतलब देखो, आर्हेनियस थ्योरी थी, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी आई, तो इसमें ऐसा क्या था जो आर्हेनियस की थ्योरी में नहीं था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, अगर हम बात करें ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की, तो इसने हमारे पास एक्सप्लेन किया एसिड और बेस का रिएक्शन अदर सॉल्वेंट्स में वाटर के अलावा। आर्हेनियस थ्योरी जस्ट वाटर पर लिमिटेड थी, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने बाकी सॉल्यूशंस में भी इसको समझाया। सेकेंडली, इसने एसिड और बेस के रिएक्शंस को गैस फेज में भी बताया, यानी कि जो हमारे पास आर्हेनियस की थ्योरी थी वो सिर्फ सिर्फ लिक्विड्स पर थी, ठीक है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में थी, लेकिन इसने उसको गैसेस फेज में भी बताया, कुछ गैसेस के बारे में भी बताया कि ये वाली गैस एसिड की तरह बिहेव करती है, ये वाली बेस की तरह बिहेव करती है। उसके अलावा इसने आइडेंटिफाई किया कॉन्जुगेटेड एसिड को और कॉन्जुगेटेड बेसिस को, ताकि हमें कंप्लीट पिक्चर मिल सके। इतने फायदों के बाद भी, इतनी सारी चीजों के बाद भी इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे मेन लिमिटेशन पता है क्या थी? कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के ट्रांसफर तक लिमिटेड थी, और ये ऐसे रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर, मतलब जिनमें रिएक्शंस होते हैं, एसिड और बेसिस होती हैं विदाउट हाइड्रोजन के डोनेशन के। अब आप बोलोगे ये तो वही सेकंड फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया आर्हेनियस वाला, इसमें भी कुछ लिमिटेशन निकल आई, लेकिन देखा जाए तो इसने काफी ऐसे पॉइंट्स बताए जो आर्हेनियस नहीं बता पाया था। लेकिन फिर भी क्योंकि एक लिमिटेशन इसमें थी, और मेन लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स की बात कर पाया जिनमें प्रोटॉन का ट्रांसफर हो, ऐसे एसिड्स और बेसिस के बारे में बता ही नहीं पाया जिनमें प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी जिसकी वजह से ये लॉ नहीं बन पाया और रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप बोलेंगे इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स की थी और आर्हेनियस के कंपेयर में कुछ ज्यादा पॉइंट्स बताए थे, दैट इज वाई हमने इनको भी डिस्कस किया है। अब कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यस नील, हम वैलेंसी की बात इसलिए नहीं करते, हम सिर्फ प्रोटॉन की ट्रांसफर की बात करते हैं फिर इसमें। और जो आप वैलेंसी का कह रहे हो, बाय द वे, हमारे जो नेक्स्ट और फाइनली जो होगा एसिड और बेस का कंसेप्ट जो लिविस ने दिया था, लिविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसमें हम बात करेंगे कि बॉन्डिंग कैसे करते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, स्टार्टिंग से देख लो आप, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज फिर मैंने आपसे सवाल करने हैं। इससे हमें पता कैसे चलेगा कि अगर दो रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन साइड पे दो रिएक्टेंट है और दोनों में हाइड्रोजन है, तो कौन से वाला डोनेट करेगा या कौन से वाला एक्सेप्ट करेगा? गुड क्वेश्चन नील। अगर हम ऊपर जितनी भी क्वेश्चंस को देखें जिनको हमने अभी तक डिस्कस किया है, सी, अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं, इसमें हमारे पास, इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन बात यह है कि जब हम इनकी बॉन्डिंग को देखेंगे, ठीक है, कि जब ये रिएक्शन करेंगे हमें पता चलेगा कि अमोनिया की हाइड्रोजन के साथ कैसी बॉन्डिंग है। वही बात जैसे आपने कहा था कि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके मुताबिक हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग है, बॉन्डेड है। तो जिसकी वैलेंसी मतलब वीक होगी, जिसका बॉन्ड वीक होगा, जिसकी वो होती है ना, एक केमिकल बॉन्ड की एक वैल्यू होती है बेसिकली, अगर वो जिसकी वीक होगी, तो हमें पता चलेगा कि उसका रिएक्शन क्योंकि वीक है, बॉन्डिंग वीक है, तो उससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और बाय द वे, आप लोग इसकी फाइनल इक्वेशन के जरिए भी देख सकते हैं। आपसे इसमें कभी भी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि ये दोनों है, बताओ इनमें से कौन प्रोटॉन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है। आपको पूरी इक्वेशन दी जाती है और फिर पूछा जाता है, और आप यहाँ पे देख के आराम से बता सकते हो। पहले यहाँ पर NH3 था, फिर NH4 हो गया, इट मीन्स कि इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया है। जाहिर सी बात है, अगर एक एक्स्ट्रा इसके पास आया है तो फिर इसने डोनेट किया होगा। तो यू कैन एनालाइज विद द फुल इक्वेशन। अगर आप पूरी क्वेश्चन को देखोगे तो प्रोडक्ट साइड पर देखकर आपको पता चल जाएगा किसने डोनेट किया, कौन एसिड है, किसने एक्सेप्ट किया, कौन बेस है।
दोनों तरीके हैं। जो सेकंड वाला तरीका है ना, मतलब जो फर्स्ट वाला तरीका है कि केमिकल बॉन्ड किसका स्ट्रांग है, तो वो फर्स्ट ईयर तक का कंसेप्ट है, वो 9 मैट्रिक में नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन पूरी इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो, तो वो आप लोग की क्लास तक का लेवल है। और कोई क्वेश्चन? नो। उनजिला, आपका कोई सवाल है बेटा? ईमान आपका, सानिया आपका, नीलो शामिर को क्लियर है? उनजिला को कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। ईमान, आपका कोई सवाल है बेटा? वैसे आपने काफी बीच में स्किप किया है, नेटवर्क कनेक्शन में भी नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा। आई जस्ट होप कि आपको समझ आया हो। जी टीचर, सवाल सवाल है भी और नहीं भी, समझ नहीं आ रहा टीचर। फिलहाल हम उसको समझ लेंगे बाद में सही से। नहीं नहीं, पूछ आपसे लो ही ना पूछ आप। लेंगे। चलें, ठीक तो है। अभी कुछ नहीं समझ रहा क्योंकि नहीं, बीच में बार बार नेट जा रहा था। नो इशू, आप मुझसे बाद में पूछ सकती हैं, और अभी एमसीक्यूज भी सॉल्व करके आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड कौन है? शामिर कह रहे हैं बी, सानिया कह रही हैं बी, मील इज सेइंग बी, उंजिला भी कह रही है बी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। वेल डन क्लास। सेकंड क्वेश्चन, अ बेस इन ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी इज, Shamir is saying B, Neil is saying B, Sania is saying B. Iman, you need to answer this. Unzila is saying B. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। मतलब ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर है। अब थोड़े रिएक्शन वाले देख लेते हैं। इस रिएक्शन में आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। अब आपको बताना है कि इस इक्वेशन के मुताबिक ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कौन है। शामिर कह रहे हैं डी। अच्छा, डी। जल्दी जल्दी बताएं। नील कह रहे हैं बी, सानिया सिंह सी। इतने अलग आंसर्स, बी सी डी। उंजिला आप बताओ, ए मत कह देना। उंजिला कह रही बी। किसने चेंज भी किया है क्या? तो हमारे पास फाइनल आंसर्स हैं बी, बी सी, बी डी। ठीक है। तो बेटा बात ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, HCl और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे थे। इन्होंने पूछा है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, इन्होंने कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस तो नहीं पूछा, तो इनको तो आप हटा दो। इनकी तो हम तब बात करते हैं अगर वर्ड कॉन्जुगेट यूज होता है यहाँ पर। बचे सिर्फ ये दोनों। अब बेस वो है जैसा कि आपने बताया जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और यहाँ पे HCl से एक हाइड्रोजन जा रहा है और वाटर उसे एक्सेप्ट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर। कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन, डिसएग्रीमेंट? नो टीचर। ठीक है, एक और रिएक्शन की देख लेते हैं। इस रिएक्शन में आपके पास अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम आयन और OH बन रहा है। अब बात आ गई कॉन्जुगेट एसिड की, तो इसको तो आप हटा दो। ठीक है, अब आपको देखना है इन दोनों को, और मुझे बताओ कि इसके मुताबिक कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है। शामिर इज सेइंग बी, नील इज सेइंग बी, सानिया इज सेइंग बी, उंजिला, कंजुल भी कह रही भी, उंजिला भी कह रही भी, और बहुत खुशी के साथ मुझे आपको बताना पड़ा है द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। हमने पढ़ा था कि रिवर्स रिएक्शन में जो हाइड्रोजन को डोनेट करे, फिर वो होता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड। और देखा जाए तो पहले ये बेस था क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा था प्रोटॉन को, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में वो डोनेट करेगा, दैट इज वाई दिस इज द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ अमोनिया। वेल डन। इन द सेम रिएक्शन बताओ कॉन्जुगेटेड बेस कौन है सल्फ्यूरिक एसिड का। शामिर इज सेइंग सी, उंजिला इज सेइंग सी, सानिया इज सेइंग सी, नील इज सेइंग सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ही नहीं है नील सल्फ्यूरिक एसिड का तो। अच्छा हाँ, मैंने गलत बोल दिया, वाटर का पूछा है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। अब बताएं। OH।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगेन यू ऑल आर राइट, द करेक्ट आंसर इज ओ एच, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो वापसी में यानी कि रिवर्स रिएक्शन में जो ओ एच है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा, दैट इज वाई फिर ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। और अगर आप इसको ना भी देखते तो आप इतना देख लेते, अगर अमोनियम आयन कॉन्जुगेटेड एसिड है तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली ओ एच हमारे पास वो होगा कॉन्जुगेटेड बेस। देन वी हैव अ क्वेश्चन which is which of the following act as a both according to Bronsted-Lowry acid and base theory? एम्फोटेरिक कौन है? शामिल कह रहे हैं ए। ये किसी बच्चे की क्वेश्चन पे मैंने बताया था। नील कह रहे हैं ए, सानिया सिंह ए, उंजिला सिंह ए, एंड बेटा द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो ए, वाटर। हमने पढ़ा था कि वाटर कुछ इक्वेशंस में प्रोटॉन को डोनेट करता है, कुछ में एक्सेप्ट करता है, तो इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्योंकि ऐसा मॉलिक्यूल जो एक्सेप्ट भी करे, डोनेट भी करे, एसिड की तरह बिहेव भी करे, बेस की तरह भी, तो उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। Which of the following is a limitation of Bronsted-Lowry theory? Shamir is saying B. अच्छा 1 सेकेंड, क्लास को दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ, ये क्लास ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट वी हैव, सो उसे ज्वाइन करें, देन वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग एमसीक्यूज।